Hello everyone. If you are new to the channel, then you must like, share and subscribe my channel for the latest videos of Geography class 12th. So this is the third part of this chapter which covers NCERT question answers and some important questions of this chapter. Watch previous two parts directly from the description box. So now here comes the NCERT question answers of this chapter. First multiple choice question is, which one of the following river is highly polluted? वैसे तो गंगा रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और उसके बाद यमुना रिवर आती है, बट ऑप्शन में हमें यमुना दी गई है, सो आंसर इज सी, यमुना रिवर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है. आप इसका एग्जाम्पल दिल्ली में देख सकते हैं. सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डायरिया, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा बिकॉज डायरिया ही वाटर बॉर्न डिसीज़ है. थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ एसिड रेन? तो एसिड रेन वी नो एयर पॉल्यूशन के होने की वजह से होती है, सो ऑप्शन नंबर डी, एयर पॉल्यूशन. एंड द लास्ट इज, पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? सो पुश एंड पुल फैक्टर्स हमें पता है माइग्रेशन के ही होते हैं, सो आंसर इज A, migration. Now the four short questions in this chapter is, first, what is the difference between pollution and pollutants? So basically इसका आंसर हमें देखना पड़ेगा. पॉल्यूशन होता है पूरा प्रोसेस जब पूरी तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, हवा प्रदूषित हो जाती है या जितने भी टाइप्स की पॉल्यूशन है, और पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है. सो लेट्स हैव अ लुक. So the contamination of air and water or environment due to increase in sound or degradation of land's quality is called pollution. तो pollution की definition हम यही देंगे कि human activities से जितना भी substances और energy release होती है उससे जो हमारा कंडीशंस डेवलप होती है एनवायरनमेंट में, उससे हम पॉल्यूशन कहते हैं. चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर हो या कंप्लीट एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को ही हम पॉल्यूशन कंसिडर करेंगे. लेकिन जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है. सो यही बेसिक डिफरेंस है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स के बीच में. सो पॉल्यूटेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो लैंड की, एयर की, वाटर की या जितने भी हमारे सोर्सेज हैं वो पॉल्यूशन होने के, उन सबको डिग्रेड जो एलिमेंट्स करते हैं उन एलिमेंट्स को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जो कि उनके साथ मिक्स होकर, लैंड, एयर, वाटर के साथ मिक्स होकर उनको पॉल्यूट करते हैं. सो जो एलिमेंट्स हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूटेंट्स होंगे, और जो एलिमेंट्स करने के मतलब एलिमेंट्स के मिक्सडअप होने के बाद लैंड, एयर, वाटर में जो उनका कॉन्टामिनेशन है, उनका प्रदूषित हो जाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे हम पॉल्यूशन कहेंगे. So the second question is, describe the major sources of air pollution. एयर पॉल्यूशन किन किन चीज़ों की वजह से होता है ये हमें इसमें बताना है. डायरेक्ट नोट्स में से हमें इसका आंसर मिल जाएगा. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस की वजह से, इंडस्ट्रीज से निकलने वाली गैसेस जितनी भी हैं. सो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन डायरेक्टली हमें नोट्स में अवेलेबल है. थर्ड इज, मेंशन मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया. सो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल का जो ये एक इशू प्रॉब्लम इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमें इसमें बतानी है. सो अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट जो हमारा टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर के अंदर, वो ही इसका आंसर होगा, बिकॉज पूरे ही टॉपिक डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम ही डिस्कस की गई है. एंड द लास्ट वन इज़, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. सो इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन भी हमारा नोट्स में अवेलेबल है. एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन्स आती हैं, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं. तो इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन भी हमारा डायरेक्टली नोट से अवेलेबल है. Now the fourth long question says, describe the nature of water pollution in India. इंडिया में वाटर पॉल्यूशन किस तरीके का है, तो पूरा जो हेडिंग का डिस्क्रिप्शन है वाटर पॉल्यूशन का वो हम इसमें लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट्स. नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन इंडिया. स्लम्स की प्रॉब्लम जो है वो डिस्क्राइब करनी है, तो ये भी कंप्लीट हेडिंग हमें चैप्टर डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम दे सकते हैं. नोट्स में से डायरेक्टली इस हेडिंग को हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे. लास्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट मेजर्स फॉर रिडक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. जो हमारे लैंड डिग्रेडेशन होता है उसको कम करने के हम
क्या तरीके अपना सकते हैं। ये हमें डायरेक्टली चैप्टर में नहीं बताया गया है, लेकिन चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं और अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ से भी हम इसके आंसर्स को डेवलप कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हम ऐसी अपनाएं जिससे बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया जा सके। सो लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट मेथड हम इसमें देंगे, दैट इज स्ट्रिप farming. It is practice in which cultivated crops are down in strips to prevent water movement. तो स्ट्रिप फार्मिंग जब हम एक रो में यानी कि एक सीरीज में क्रॉप्स को लगाते हैं जिससे जो वाटर है उसका मूवमेंट पूरे फील्ड में ना हो सके, और एक के बाद एक इफ़ हम स्ट्रिप्स में पट्टियों में इफ़ हम सीधे सीधे पूरे फील्ड में लगाते हैं क्रॉप्स को लाइक दिस, तो उसे हम स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। और उसके बीच में भी हम दूसरे क्रॉप्स को लगा देते हैं लाइक पल्सेस, तो उससे वाटर का जो मूवमेंट है वो प्रिवेंट होता है और हमारा लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता। सेकंड हम दे सकते हैं दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। इफ़ हम सॉइल को खाली छोड़ें ही ना, वैसे तो नॉर्मली छोड़ना भी ज़रूरी होता है नेचुरल प्रोसेस के लिए, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। एक के बाद एक इफ़ हम क्रॉप को रोटेशन में लगाते ही रहेंगे तो लैंड डिग्रेड नहीं होगा। सो इस प्रैक्टिस में डिफरेंट क्रॉप्स को इन सम एरिया फॉलोइंग रोटेशन सिस्टम विच रिप्लेनिश सॉइल ओवर टाइम। सो ऐसा होता है कि एक कंप्लीट फील्ड में हम पहले एक हिस्से में क्रॉप्स लगा लें और इतने दूसरे हिस्से को खाली छोड़ दें, देन दूसरे हिस्से में क्रॉप्स लगाएं तो और पहले वाले हिस्से को खाली छोड़ देंगे, तो इससे सॉइल भी ओवर द टाइम अपने आप को फर्टाइल करती रहेगी पूरे फील्ड की और क्रॉप भी ग्रो होती रहेंगी। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन और लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। थर्ड प्रोसेस आता है दैट इज़ कॉन्टोर प्लगिंग। जब हम इट इज़ प्रैक्टिस्ड अक्रॉस द हिली साइड एंड यूजफुल कलेक्टिंग द रन ऑफ टू अवॉइड इरोजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि डोल बना देना एक तरीके से। जो बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती हैं फील्ड के चारों तरफ उसे हम कॉन्टोर प्लगिंग कहते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है फील्ड से वो बाहर नहीं जाता और वाटर सॉइल इरोजन नहीं होता है, देन लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता। फोर्थ इज़ एफोरेस्टेशन। इफ़ हम चारों तरफ फील्ड के पेड़ लगा देते हैं तो जो जड़ें होती हैं उन पेड़ों की वो उस मिट्टी को उस फील्ड के होल्ड करके रखती हैं, जिससे जो लैंड डिग्रेडेशन ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, और इसी से जो लैंड का, और इसलिए हम देखते भी हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड के चारों तरफ पेड़ लगाते हैं, उससे विंड इरोजन भी प्रिवेंट होता है। एंड लास्ट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हम कह सकते हैं एक तरीके से जो चलाया जाता है लैंड डिग्रेडेशन प्रिवेंट करने के लिए। इसमें जो लैंड का रिप्लेनिशिंग होती है, वापस से उसको फर्टाइल बनाया जाता है डिग्रेडेशन कंडीशन से। और क्या किया जाता है उसमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है उस लैंड पर, ट्रीज़ प्लांट किए जाते हैं। तो इन सब तरीक़ों से वहाँ पर एक पूरा ये एक होल पैकेज एक तरीके से हम कह सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन प्रिवेंट करने का वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। तो इन प्रोसेसेस से मेजर्स ये हम ऐसे सुधार के तरीके अपना सकते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। बाकी जितने भी आंसर्स मैंने नोट्स में से आपको बताए हैं कि ये नोट्स में अवेलेबल हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा मैप स्किल्स तो नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चैप्टर का मैप स्किल नहीं है हमारे सिलेबस में, और वैसे भी कोई मैप इस चैप्टर का नहीं बनता है। लेकिन चैप्टर के थ्योरी के मिडल में कुछ ब्लॉक्स डू यू नो में पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पर क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। सो लेट्स सी दोज क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हमारा सेकेंड पेज पर गंगा एंड यमुना रिवर के पॉल्यूशन के बारे में कुछ बताया गया है, उस पर से दो ही क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। दैट नेम द रिवर हुज पॉल्यूशन हैज़ कॉज्ड ग्रेट कंसर्न। वो रिवर का नाम बताइए इंडिया में जिसका पॉल्यूशन सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हमने एमसीक्यूज में यमुना मार्क किया बिकॉज वहाँ गंगा ऑप्शन में नहीं थी। सो गंगा रिवर वो रिवर है इंडिया की, उसका पॉल्यूशन सबसे बड़ा कंसर्न का रीज़न है। सेकेंड, वाटर पॉल्यूशन के ही टॉपिक में हमें एक नमामि गंगे प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया गया है। सो ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि गंगा रिवर को क्लीन किया जा सके। हालांकि कितने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक गंगा रिवर क्लीन नहीं हो पाई किसी भी गवर्नमेंट से, लेकिन लॉकडाउन में 2 महीने ह्यूमन एक्टिविटीज़ बंद होने की वजह से गंगा अपने आप स्वच्छ हो गई है, क्लीन हो गई है।
तो इससे हमें पता चलता है कि नेचर में एबिलिटी है अपने आप को रेप्लेनिश करने की। इफ़ ह्यूमन उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो नेचर बहुत अच्छे से रहेगी और हम उसको यूज़ कर पाएंगे। सो इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ डेवलपिंग सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स इन टाउन्स। गंगा रिवर के जितने भी किनारे जितने टाउन्स बसे हुए हैं, मोस्टली बड़े बड़े शहर हैं जैसे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जितने भी ये टाउन्स हैं इन सब में सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम डेवलप करना ताकि जो सीवेज है वो पूरा रिवर में डंप ना किया जाए। रिवर सरफेस यानी कि नदी का जो दैट इज़ वी कैन से सरफेस है, बॉटम है, उसको क्लीन करना। एफोरेस्टेशन करना, नदी के किनारे पूरे जहाँ से लेकर जहाँ तक ही पूरी नदी बहती है वहाँ पर प्लांट्स लगाना, ट्रीज़ लगाना। मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, बिकॉज जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उत्तर प्रदेश बिहार के वो सब इसी रिवर के रिवर बैंक पर है। स्पेशली कानपुर सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्रिएटर है गंगा रिवर के अंदर, तो उन सबको मॉनिटरिंग करना एंड पब्लिक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना कि वो रिवर को पॉल्यूट ना करें। तो ये इस नमामि गंगे प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ यमुना रिवर। अब यमुना रिवर भी क्योंकि सेकंड नंबर पर आती है पॉल्यूशन के मामले में, तो उसके सोर्सेज क्या है, किन वजह मतलब कहाँ से यमुना रिवर पॉल्यूट होती है। तो सबसे ज़्यादा जो दिल्ली स्टेट के अंदर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो इस रिवर में डंप किया जाता है वो सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, इस पॉल्यूटेंट्स हैं इस रिवर के। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ लीड्स टू माइक्रो पॉल्यूटेंट्स इन रिवर। हरियाणा से ये होकर दिल्ली में एंटर करती है, तो हरियाणा में जितना भी एग्रीकल्चर का वेस्ट है वो भी इस रिवर में डंप किया जाता है। तो ये रिवर्स यमुना रिवर के पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं या रीजंस हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर के पॉल्यूशन के सोर्सेज में हम कहें जो कानपुर का इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इस रिवर का पॉल्यूशन सोर्स है। डोमेस्टिक वेस्ट जितने भी टाउन्स पड़ते हैं इस रिवर के रिवर बैंक पर सभी अपना डोमेस्टिक वेस्ट इसमें डालते हैं। कार्केसेस इन रिवर यानी कि जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ के बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स हैं या फिर जो जितना भी मतलब वेस्ट आइटम है वो सब रिवर में डंप किया जाता है और उसी से गंगा रिवर हो या कोई भी रिवर हो वो पॉल्यूट होती है। नाउ इन द टॉपिक ऑफ नॉइस पॉल्यूशन हमें एक सी ओशियन के बारे में कोई एक हेडिंग दी गई है। सो दैट इज़ व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग ओशियन नॉइज ओवर टाइम। तो ओशियन पर जो नॉइज़ क्रिएट हो रही है यानी कि जो शिप्स चलते हैं ओशियन पे उससे नॉइज़ क्रिएट होती है, मरीन एनिमल्स उससे बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट होते हैं। तो ओवर द टाइम ये ओशियन नॉइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है क्योंकि ग्लोबल शिपिंग ट्रेड इंक्रीज़ हो गई है। शिप्स के थ्रू जो हमारी ट्रेड होती है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, पहले से ज़्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ़ शिप्स ओशियंस पर चलने लगे हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ये वेसल्स कंटेनर्स को लेकर के शिप्स चलती हैं। नंबर ऑफ़ शिप्स ओशंस में इंक्रीज़ हो गई हैं जिसकी वजह से ओशियन नॉइज़ भी क्रिएट हो रही है और इस नॉइज़ की वजह से सुनामीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि जब ओशियन में हलचल होती है, पानी ऊपर नीचे उठने लगता है तो सुनामीज़ एंड अर्थक्वेक जैसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं। So the chapter Geographical Perspective on Selected Issues and Problems of India, People and Economy is completed by all means. You can hit the bell icon of my channel for the upcoming videos of next chapters.